मेरी मंगेतर और उसके माता पिता ने रिहर्सल डिनर में मेरी दिवंगत मां का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया। इसीलिए मैंने बिना एक पल सोचे सबके सामने शादी रद्द कर दी। मैं 33 साल का हूं और हाल ही तक मेरी सगाई मैरी नाम की एक महिला से थी, जिसके साथ मैं ईमानदारी से सोचता था कि मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। मैं उससे करीब 6 साल पहले कुछ सामान्य दोस्तों के जरिए एक कुकआउट पार्टी में मिला था। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, वह मजाक करने में तेज थी और हमारी आपसी समझ तुरंत बन गई। जब मैंने 1 साल पहले उससे सगाई करने का फैसला किया तो मैंने 2 बार नहीं सोचा। वह समय भी सही लगा और व्यक्ति भी। उस समय मैं सिर्फ मैरी से शादी नहीं कर रहा था, बल्कि एक तरह से उसके परिवार से भी रिश्ता जोड़ रहा था। उसके माता पिता जेम्स और मोना ऐसे लोग हैं जिन्हें हर समय ध्यान का केंद्र बने रहना पसंद है। वे तेज तर्रार, राय देने वाले और हर चीज पर टिप्पणी करने वाले लोग हैं। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगतता है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि उनका मैं सब कुछ जानता हूं वाला रवैया हर चीज में झलकता है। इस पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ। उनका नाम पीटरशिया था और वह अब तक की सबसे अच्छी इंसान थीं जिन्हें मैं जानता हूँ। 2 साल पहले उनका निधन कैंसर से 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद हुआ। उन्हें उस बीमारी से लड़ते हुए भी दूसरों की मदद करना आता था। यह देखना मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। उन्होंने मुझे दयालुता, उदारता और सही चीजों के लिए खड़े होना सिखाया। मेरी माँ सिर्फ मेरी ताकत नहीं थी, वे और भी बहुत से लोगों की मददगार थीं। उनका एक खास तरीका था, वह बिना किसी को शर्मिंदा या ऋणी महसूस कराए मदद कर देती थीं। वह बस चुपचाप वही कर देती थीं जो जरूरी होता था। इसमें मैरी का परिवार भी शामिल था। जेम्स और मोना ने मेरी माँ से बहुत कुछ पाया, लेकिन अब अगर आप उनकी बात सुने तो आपको यह बिल्कुल महसूस नहीं होगा। जब मैंने पहली बार मैरी को अपनी माँ से मिलवाया था, सब कुछ ठीक लगा। मेरी माँ को मैरी पसंद आई थी और मैरी ने भी विनम्रता दिखाई। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता गहरा हुआ, यह साफ होने लगा कि मैरी और मेरी माँ के बीच तालमेल नहीं बैठता। यह कोई बड़ा विवाद नहीं था, बस छोटी छोटी टिप्पणियां। जैसे मैरी कहती थी कि मेरी माँ जरूरत से ज्यादा शामिल होती है या बहुत जल्दी मदद के लिए आगे आती है। ये बातें मुझे बुरी लगती थीं, लेकिन मैंने सोचा शायद वह बस नए परिवार के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है। असल बात यह थी कि मेरी माँ ने मैरी के परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। सालों पहले जब उनके रेस्टोरेंट के बंद होने की नौबत आ गई थी, तो मेरी माँ ने उनके लिए लोन का सहस्ताक्षर किया था। कोई और इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाता, लेकिन मेरी माँ ने उन पर विश्वास किया। उन्होंने उनके वित्तीय मामलों को ठीक करने में मदद की और एक योजना बनाई जिससे बिजनेस फिर से लाभदायक हो गया। और यह काम कर गया। रेस्टोरेंट बच गया और जेम्स व मोना अपनी रोजी रोटी जारी रख पाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उनके रेस्टोरेंट का इंडस्ट्रियल ओवन खराब हो गया और उनके पास उसे बदलने के पैसे नहीं थे, तब मेरी माँ ने अपने पैसे से नया ओवन खरीदा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका बिजनेस ठप हो जाए। उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे, जबकि बाद में उन्हें खुद के मेडिकल बिलों के लिए पैसे की जरूरत पड़ी थी। लेकिन यही उनकी पहचान थी। फिर था मैरी का बड़ा भाई पीटर। वह अपनी पढ़ाई का आखिरी सेमेस्टर पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फीस नहीं भर पा रहा था। मेरी माँ ने उसकी फीस भर दी ताकि वह ड्रॉप आउट ना हो। उन्होंने कहा था, शिक्षा ऐसी चीज है जिसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। और यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, उन्होंने अपना समय और ऊर्जा भी मैरी के परिवार को दी। उन्होंने अकाउंटिंग की सलाह दी, पीटर के बच्चों की देखभाल की ताकि वह पढ़ाई कर सके। लेकिन जेम्स, मोना या पीटर में से किसी ने भी उन्हें कभी सही मायने में धन्यवाद नहीं कहा। हाँ, कभी कभी बस थैंक यू कह दिया, पर उनकी मदद का असली मूल्य कभी नहीं समझा। लेकिन मेरी माँ को इन सब की परवाह नहीं थी। उन्हें कभी पहचान की जरूरत नहीं थी, वो बस दूसरों की मदद करना चाहती थीं। जब मेरी माँ का निधन हुआ, मैं पूरी तरह टूट गया। वो मेरी दुनिया थीं और उन्हें खोना ऐसा लगा जैसे मेरा एक हिस्सा मुझसे हमेशा के लिए चला गया हो। मैरी उस समय मेरे साथ थी, या कम से कम मुझे ऐसा लगा।
लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि उसका साथ बस औपचारिकता भर था। वह कहती थी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हारी मां नहीं चाहेंगी कि तुम दुख में फंसे रहो। शायद ये बातें सच हों, लेकिन मुझे दिलासा देने वाली नहीं लगी, बल्कि ठंडी और असंवेदनशील महसूस हुई। जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आया, मुझे कई चेतावनियां दिखने लगीं। जब भी मैं मां का जिक्र करता या शादी में उन्हें श्रद्धांजलि देने की बात करता, मैरी अजीब तरह से इसे टाल देती। जैसे मैंने शादी की वाउज में मां के लिए एक छोटा सा सम्मान शामिल करने की बात की, तो मैरी ने कह दिया, क्या ये लोगों को दुखी नहीं कर देगा? शादी तो खुशी का मौका होता है। मैंने उस वक्त बात जाने दी, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं चाहता था। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें लगातार बढ़ती गईं। फिर जेम्स और मोना की टिप्पणियां थीं। उनका बात करने का तरीका ऐसा था जैसे उन्हें लगता हो कि मैरी मुझसे नीचे स्तर के किसी से शादी कर रही है। जेम्स ने एक बार मजाक में कहा था कि मैरी मेरी शादी करके अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर रही है, क्योंकि मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आता हूं। मोना अक्सर कहती थी, अरे, हम सब प्यार के लिए त्याग करते हैं, जैसे मैरी मुझसे शादी करके मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। ये बात चुभती थी, लेकिन मैंने मैरी की खातिर चुप्पी साध ली। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है काश मैंने पहले ही कुछ कहा होता। शायद खुद को कुछ दिल का दर्द झेलने से बचा सकता। लेकिन मैं खुद को यही समझाता रहा कि एक बार शादी हो जाए और सब कुछ शांत हो जाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। अब आते हैं शादी से एक महीने पहले की बात पर, जब सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैरी के माता पिता जेम्स और मोना ने रिहर्सल डिनर एक शानदार रेस्टोरेंट में आयोजित करने की पेशकश की थी, जो उनके किसी जानने वाले का था। शुरुआत में मुझे ये एक अच्छा इशारा लगा। मुझे लगा शायद वे उन सभी तीखी टिप्पणियों और अजीब पलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो शादी की योजना बनाते समय हुए थे। मैंने खुद से कहा कि शायद यही वो पल है जब वे परिपक्वता दिखा रहे हैं। लेकिन इस डिनर के कुछ संदर्भ हैं जो जरूरी हैं। मैरी के माता पिता ने सिर्फ मेजबानी की पेशकश नहीं की थी, बल्कि इस बात को एक बड़े शो की तरह पेश किया कि वे कितने उदार हैं। मोना हर बातचीत में कहती, हमने इस रिहर्सल डिनर को परफेक्ट बनाने में बहुत मेहनत की है, ये शहर भर में चर्चा का विषय बनेगा। और जेम्स हर मौके पर टपक पड़ते, ये याद दिलाने के लिए कि रेस्टोरेंट कितना शानदार है और कैसे हम लोग भाग्यशाली हैं कि वहां डिनर कर रहे हैं। धीरे धीरे यह सब एक तोहफे से ज्यादा उनके अहंकार की प्रदर्शनी लगने लगा। लेकिन मैंने सब नजरअंदाज किया, क्योंकि मेरा ध्यान शादी को सफल बनाने पर था। इसलिए मैंने डिनर की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे जैसे तारीख पास आई, जेम्स और मोना का असली चेहरा और साफ दिखने लगा। हर बातचीत में कुछ न कुछ ताना या व्यंग्य जरूर होता। एक उदाहरण दूं, जब मैंने डिनर के गेस्ट लिस्ट की पुष्टि करनी चाहिए, तो मोना ने आंखें घुमाते हुए कहा, हम संभाल लेंगे एलेक्स, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आओ और एंजॉय करो। बात छोटी थी, लेकिन चुभ गई। ये तो हमारा आयोजन था, है ना? क्या मैरी और मुझे यह तय करने का हक नहीं कि कौन आ रहा है? फिर आया मेन्यू का मामला। मोना ने इसे हाई एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस बनाने की बड़ी बात की। वह बार बार कहती, हमने शेफ से कुछ बहुत खास बनवाया है, ऐसा कुछ जो तुम अपने घर पर कभी नहीं पाओगे एलेक्स। उनका घर कहने का अंदाज उनका पसंदीदा ताना था। उन्हें मुझे बार बार यह याद दिलाना अच्छा लगता था कि मैं उनके जैसे उच्च सामाजिक वर्ग से नहीं आता। मैं एक छोटे कामकाजी शहर से हूं और उन्होंने मुझे यह कभी भूलने नहीं दिया। मैंने खुद को समझाया, बस एक रात की बात है, मुस्कुराओ, सिर हिलाओ और सब सह लो। लेकिन तब मैरी भी अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। वह हमेशा से अपने माता पिता का पक्ष लेती थी, लेकिन इन हफ्तों में यह आदत और भी बढ़ गई थी। जब भी मैं कोई बात करता या चिंता जाहिर करता, वह कहती, एलेक्स, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरे माता पिता जानते हैं उन्हें क्या कर। प्रॉब्लम सिर्फ डिनर का नहीं था, ये उस एहसास का था जो वे मुझे दे रहे थे, जैसे मैं अपने ही रिश्ते में बाहरी हूं। ऐसा महसूस होता
जैसे मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैरी मुझसे शादी कर रही है, और मैरी, वो कभी मेरा पक्ष नहीं लेती थी। उल्टा, वह उनके मजाकों पर हंसती या मेरी बातों को टाल देती। डिनर से एक हफ्ता पहले एक घटना हुई जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए था। मैरी और मैं उसके माता पिता के घर पर थे, शादी की कुछ तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए। मोना पूरी तरह कमांड मोड में थी। सीटिंग चार्ट और फूलों की सजावट ऐसे देख रही थी जैसे कोई शाही शादी हो रही हो। एक समय पर मैंने सजावट के लिए एक सुझाव दिया कि सेंटर पीस कुछ सरल रखे जाए, जैसे मेरी माँ को पसंद आते थे। मोना ने अपनी फाइल से नजर तक नहीं हटाई और बोली, ओह, पीटरशिया का टेस्ट तो थोड़ा अलग था, है ना? लेकिन ये मैरी का दिन है, क्यों ना इसे मॉडर्न रखें? मैं वहीं ठहर गया। ये एक हल्की सी बात थी, लेकिन दिल पर गहरा वार कर गई। मैरी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस अपने फोन पर स्क्रॉल करती रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं वहीं मोना को टोक देना चाहता था, लेकिन मैं झगड़ा नहीं शुरू करना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया और चुप रहा। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे अफसोस होता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे हर छोटी छोटी बेइज्जती होती रही, सब कुछ धीरे धीरे जमा होता गया। लेकिन मैं बार बार नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि मैं किसी तरह चीजों को शांति से चलाना चाहता था। मुझे लगा मैं शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं। रिहर्सल डिनर वाले दिन की सुबह आ गई, और मैं पहले से ही माहौल में तनाव महसूस कर सकता था। मैरी और मैं साथ में रेस्टोरेंट गए, और मैंने माहौल हल्का करने के लिए उससे हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश की। लेकिन वह चुप थी, फोन में लगी रही और मुश्किल से जवाब देती रही। जब मैंने पूछा, क्या तुम एक्साइटेड हो, तो उसने बस कंधे उचकाते हुए कहा, यह तो बस एक डिनर है एलेक्स, ज्यादा सोचो मत। बस एक डिनर, है ना? जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे, तो जेम्स और मोना पहले से वहां मौजूद थे। ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो इस जगह के मालिक हों। जेम्स दरवाजे पर खड़ा हुआ मेहमानों से हाथ मिला रहा था, जबकि मोना स्टाफ को निर्देश दे रही थी। पूरा माहौल किसी फैमिली फंक्शन से ज्यादा किसी कॉरपोरेट इवेंट जैसा लग रहा था। रेस्टोरेंट खुद बहुत ज्यादा भव्य था। सफेद टेबल क्लॉथ, झूमर, पूरा माहौल जैसे कह रहा हो, देखो, हम कितने खास हैं। और सच कहूं तो वहां खड़े होकर मैं और ज्यादा अजनबी जैसा महसूस कर रहा था। जैसे जैसे मेहमान आते गए, मुझे कुछ अजीब लगने लगा। ज्यादातर लोग मैरी के परिवार से थे। मेरे तरफ से शायद सिर्फ 3-4 लोग थे। मेरे पापा, मेरी बहन और कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार। बाकी सब या तो मैरी के रिश्तेदार थे या उसके माता पिता के बिजनेस पार्टनर। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस रिहर्सल डिनर को नेटवर्किंग इवेंट बना दिया हो। मैंने मैरी को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या चल रहा है? मेरी फैमिली के और लोग कहाँ हैं? उसने एक चिढ़ी हुई नजर डाली और कहा, एलेक्स, तुम्हारा परिवार छोटा है। मेरे माता पिता को किसी तरह हॉल भरना था। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये उसका हर सवाल का जवाब बन गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और वापस जाकर मेहमानों से मिलने लगा। लेकिन मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ये डिनर हमारे बारे में नहीं है। ये जेम्स और मोना का शो है। उन्होंने एक ऐसे दिन को, जो हमारे प्यार का जश्न होना चाहिए था, अपने घमंड का तमाशा बना दिया था। जब खाना हो गया, तब असली तमाशा शुरू हुआ। स्पीचेस। जेम्स सबसे पहले माइक पर गया, जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में कीनोट स्पीच देने जा रहा हो, ना कि अपनी बेटी की शादी की बात करने। उसने गला साफ किया और बोला, स्वागत है आप सबका। आज का दिन दो परिवारों के मिलन का जश्न है, हमारी मैरी का, और हाँ, एलेक्स का भी। उसने मेरा नाम ऐसे कहा जैसे मुंह में कोई कड़वा स्वाद आ गया हो। मैं वहां बैठा था, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हर शब्द में एक छुपी हुई बेइज्जती थी। वो मैरी की तारीफ करने लगा, कैसे वो हमेशा से उनके परिवार का सितारा रही है, हमेशा जानती थी उसे जिंदगी में क्या चाहिए, और अब वह किसी ऐसे से शादी कर रही है जो उसे जमीन पर रखेगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराया, और मैंने देखा कुछ लोग हंस भी दिए। मैं बस उसे घूरता रह गया, सोचता रहा कि क्या मैंने सच में यही सुना। फिर उसने एक कहानी सुनाई कि कैसे मैरी बचपन से ही हाई अचीवर रही है, और कितना अच्छा हुआ
कि उसके पास सही गाइडेंस थी। एक पॉइंट पर उसने कहा, हमने हमेशा मैरी को ऊंचा सोचने की सीख दी है, और भले ही एलेक्स वो ना हो जो हमने पहले सोचा था। फिर वो चुप हो गया, वाक्य अधूरा छोड़ दिया, जैसे ये कोई मजाक हो। मैंने देखा मेरे पापा और बहन उसे घूर रहे थे। फिर मोना की बारी आई। वो माइक की ओर ऐसे बढ़ी जैसे कोई अवार्ड लेने जा रही हो। उसकी स्पीच की शुरुआत ठीक ठाक थी। उसने मैरी के बारे में प्यार से बातें की, कैसे वो शादी को लेकर एक्साइटेड है। लेकिन फिर उसने भी मेरी ओर तंज कसने शुरू कर दिए। उसने कहा कि मैरी परफेक्ट बेटी है, जो जिंदगी में सबसे अच्छा डिजर्व करती है। और फिर कहा, अच्छा हुआ कि वो इतनी पेशेंट है, क्योंकि उसने एलेक्स को अब तक बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं तो पानी पीते पीते चौंक गया। मैरी ने मुझे क्या सिखाया? कैसे चुप रहना है जब उसके माता पिता हर वक्त मुझे नीचा दिखाते हैं? फिर मोना मेरी ओर मुड़ी और बोली, ओह एलेक्स, हम बहुत खुश हैं कि तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हो। आखिरकार किसी ऐसा व्यक्ति होना अच्छा रहेगा जिसे अपने हाथ गंदे करने में कोई आपत्ति ना हो, है ना? उसने हंसते हुए कहा, और उसके कुछ रिश्तेदार भी हंसी में शामिल हो गए। मैंने मैरी की ओर देखा। उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगी या कम से कम असहज महसूस करेगी, लेकिन वह भी उनके साथ मुस्कुरा रही थी। और जब मुझे लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, जेम्स फिर से माइक पर लौट आया। उसने अपने गिलास से ठनक की आवाज की और कहा, अंत में एक आखिरी बात, इससे पहले कि हम इस शाम को समाप्त करें। मैं बस एक ऐसे व्यक्ति को याद करना चाहता हूं जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिसने एलेक्स के व्यक्तित्व को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। उसकी मां, पैट्रिशिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह कुछ अच्छा कहेगा, लेकिन नहीं। इसके बजाय उसने कहा, पैट्रिशिया वाकई अलग थीं। उन्हें हर बात में टांग अड़ाने की आदत थी, है ना? हमेशा इस बारे में राय देती थीं कि क्या करना चाहिए और कैसे। वह हंसा और मोना भी बोल पड़ी, ओह, उनकी राय तो वाकई मजबूत होती थी। याद है कैसे वो हमेशा हमारी मदद करने पर तुली रहती थीं, भले ही हमने उनसे कुछ मांगा ना हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं। वे मेरी मां को ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो कोई दखलंदाज पड़ोसन हो। जेम्स अब भी रुका नहीं था। लेकिन सच कहूं तो पैट्रिशिया उदार थीं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, कभी कभी जरूरत से ज्यादा, अगर मैं ईमानदारी से कहूं। उसने आंख मारी, जैसे ये कोई अंदरूनी मजाक हो। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन जेम्स बोलता ही रहा, हम उनकी आत्मा को शादी में जरूर जीवित रखेंगे, लेकिन उम्मीद है कि एलेक्स उनकी तरह चीजों को कंट्रोल करने का जोश नहीं अपनाएगा। हमें नहीं चाहिए कि वह ज्यादा दखल दे, है ना? बस यही मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई। मुझे लगा जैसे मेरा चेहरा जल रहा हो और मुट्ठियां टेबल के नीचे खुद ब खुद भींच गईं। मैंने मैरी की तरफ देखा कि शायद वह कुछ कहे, कुछ भी उन्हें रोक दे, लेकिन उसने बस हंसते हुए कहा, ओह डैड, बस करो, जैसे ये सब मजाक था। मजाक? वे मेरी माँ की याद का अपमान कर रहे थे, एक भरे पूरे कमरे के सामने, और मैरी को ये मजाक लग रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सबसे बुरा यह था कि जेम्स और मोना को लग रहा था कि वे बड़े दिलचस्प बन रहे हैं। उनके चेहरे पर वो घमंडी सी मुस्कान थी, जैसे सोच रहे हों कि सब उनके साथ हंस रहे हैं। लेकिन जब मैंने कमरे में देखा तो वो बात नहीं थी। जब जेम्स आखिरकार बैठा तो कमरे में तनाव इतना गहरा था कि चाकू से भी काटा जा सकता था। कांटे और गिलासों की आवाजें फिर से आने लगीं। लोग असहजता से इस ट्रेन ब्रेक जैसी स्पीच से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैरी मेरी ओर झुकी और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? उसका लहजा ऐसा था जैसे पूछ रही हो कि क्या मुझे और पानी चाहिए, न कि मैं अंदर से गुस्से से उबल रहा था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना बस सिर हिला दिया। मेरे जबड़े इतने कस गए थे कि लगा मेरे दांत टूट जाएंगे। और तभी मोना हमारी टेबल पर आई। एलेक्स, उसने मीठे स्वर में कहा, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा। जेम्स और मैं तो बस शाम को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ मजे में था। तभी मेरे अंदर कुछ टूट गया। अब मैं और चुप नहीं रह सकता था। मैं खड़ा हो गया। कुर्सी जोर से जमीन पर खिसकी। क्या आप अभी सीरियस हैं? मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन गुस्से से कांप रही थी। तो वहां मैं खड़ा था,
रिहर्सल डिनर के बीचों बीच। कुर्सी अभी भी थोड़ा पीछे झुकी हुई थी जहां से मैं खड़ा हुआ था। कमरा एकदम शांत था, जैसे किसी ने टीवी को म्यूट कर दिया हो। सभी की नजरें मुझ पर थीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और चेहरा गर्म हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जेम्स और मोना मेरी माँ का मजाक पहले ही बना चुके थे, लेकिन मोना की नकली माफी ने हद कर दी थी। क्या आप सच में इसे मजाक कहती हैं? मैंने फिर दोहराया, मोना की आंखों में आंखें डालकर। वह एक पल को रुक गई, शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं सच में कुछ कह दूंगा। जेम्स ने अपने गिलास से ऊपर देखा, जैसे मैंने उसका अपमान कर दिया हो। मैरी, जो मेरे पास बैठी थी, फुसफुसाई, एलेक्स, बस करो। लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। चलिए एक बात साफ कर लें, मैंने कहा। अब मेरी आवाज और तेज थी। आपने पूरी रात मेरी मां पर तंज कसे, उस महिला पर जिसने उस वक्त आपकी मदद की जब कोई और नहीं था। और अब आप कहती हैं कि यह सब मजाक था। आपको लगता है ये ठीक है? जेम्स पीछे की ओर झुक गया और अपने हाथ सीने पर बांध लिए। शांत हो जाओ एलेक्स, उसने कहा, एक तिरछी मुस्कान के साथ, जैसे ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। ये सब मजे में था। मजे में? मैंने पलट कर कहा। आपने उन्हें मेडलिंग कहा। आपने कहा वह ज्यादा कर देती थी। आपने उनकी दरियादिली का मजाक उड़ाया, जैसे वो कोई खामी हो। इसमें कहाँ था मजा? कमरे में तनाव अब असहनीय था। मैंने देखा कि मैरी के कुछ कजिन्स अपनी प्लेटों को घूर रहे थे, असहजता से। वहीं मेरे पिता दूसरी ओर जेम्स को ऐसे घूर रहे थे जैसे बस एक घूंसा मारने की देर हो। मेरी बहन हाथ बांधे खड़ी थी। मोना को ऐसे घूर रही थी जैसे वह अपनी बारी का इंतजार कर रही हो कि कब वह कुछ बोले। मोना ने बात को टालने की कोशिश में हंसने का नाटक किया। ओह एलेक्स, इतने संवेदनशील मत बनो। हम तो बस कुछ किस्से बांट रहे थे। सभी जानते हैं कि पेट्रिशिया को चीजों की बागडोर अपने हाथ में लेना पसंद था। बागडोर? मैंने कहा। मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। उन्होंने तुम्हारी मदद की थी। जब तुम्हारा बिजनेस डूबने वाला था, तब उन्होंने तुम्हें बचाया। उन्होंने तुम्हारे ओवन की मरम्मत के पैसे दिए, तुम्हारे आंगन की मरम्मत करवाई और तुम्हारे बेटे की कॉलेज की फीस तक भरी। और तुम इस सब का जवाब रिहर्सल डिनर में उनका मजाक उड़ाकर देते हो। जेम्स अब सीधा होकर बैठ गया, अब साफ तौर पर चिढ़ गया था। ठीक है, बहुत हुआ, उसने कहा, एक अधिकारपूर्ण लहजे में बोलने की कोशिश करते हुए। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन अगर तुम इस पर इतना हंगामा करने वाले हो, तो शायद तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। आखिरकार मैरी ने कुछ कहा, मेरी आस्तीन पकड़ते हुए। एलेक्स, क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं प्लीज? मैंने अपना हाथ छुड़ाया। नहीं मैरी, नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे माता पिता ये नहीं समझते कि उन्होंने कितनी बेइज्जती की है, तब तक नहीं। मोना ने गहराई से सांस ली, जैसे वह इस सब में पीड़ित हो। एलेक्स, ये तो एक खुशी का मौका है। तुम सबका मूड खराब कर रहे हो। मैं मूड खराब कर रहा हूं? मैंने गुस्से से कांपती आवाज में कहा। नहीं मोना, तुमने तब सब बर्बाद कर दिया जब तुमने मेरी माँ का सबके सामने मजाक उड़ाया। और मैरी, तुम बस बैठी रहीं और सब देखती रहीं। मैरी का चेहरा लाल पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि वे ये सब कहेंगे, उसने बचाव में कहा। लेकिन तुम हंसी थीं। मैंने झट से जवाब दिया। हर एक अपमान पर तुम हंसी थीं। तुमने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। अब कमरे में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। लोग एक दूसरे की तरफ झुककर फुसफुसा रहे थे, जो कुछ हो रहा था उस पर बातें कर रहे थे। मैं उन निगाहों का बोझ महसूस कर सकता था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। ये सब उनके बारे में नहीं था, ये मेरी माँ के सम्मान की बात थी। जेम्स उठ खड़ा हुआ, अब पूरी तरह चिढ़ चुका था। ठीक है एलेक्स, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है, तो शायद तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। एक पल के लिए मैंने सोचा कि चला जाऊं, उन्हें उनके परफेक्ट डिनर के साथ अकेला छोड़ दूं। लेकिन फिर मैंने अपने चारों ओर देखा। मेरे पापा, मेरी बहन और वे कुछ दोस्त जो मेरा साथ देने आए थे, वे सब मुझे देख रहे थे, मानो इंतजार कर रहे हों कि मैं क्या करूंगा। और तब मुझे एहसास हुआ,
मैं जेम्स और मोना को इस बार यूं ही जाने नहीं दे सकता। नहीं, मैंने मजबूती से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तब तक नहीं जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुमने क्या किया है। जेम्स कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम लोग मेरी माँ को एक जबरदस्ती टांग अड़ाने वाली महिला दिखा रहे हो, लेकिन सच ये है कि अगर वो ना होती तो तुम्हारा ये रेस्टोरेंट कनेक्शन तक नहीं होता। उन्होंने कभी किसी मान सम्मान के लिए ये सब नहीं किया। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें फिक्र थी। और अब तुम उनकी याद का इस तरह मजाक बना रहे हो जैसे वो कोई हंसी का पात्र थीं। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं है, ये घिनौना है। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। यहां तक कि जेम्स भी स्तब्ध लग रहा था, जैसे उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। मोना ने मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। मेरी बस टेबल की ओर देखती रही। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से का अजीब मिला जुला भाव था। आखिरकार जेम्स बुदबुदाया, हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब क्या था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। फर्क इस बात से पड़ता है कि बात कैसे कही गई। तुम लोग मेरी माँ को उस रूप में दिखा रहे हो जो तुम्हारे हिसाब से सुविधाजनक है, लेकिन वो उससे कहीं बेहतर थी। और सच कहूं, मैं भी बेहतर का हकदार हूं। ये कहकर मैं मेज से पीछे हटा और अपना कोट उठा लिया। तुम लोग चाहते हो कि मैं चला जाऊं? ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं वापस आऊंगा। मेरे पापा तुरंत खड़े हो गए, जैसे मेरे साथ बाहर निकलने को तैयार थे। मेरी बहन ने अपना पर्स उठाया और मोना को एक तीखी नजर मारते हुए मेरे साथ आ गई। मेरे कुछ दोस्त भी खड़े हुए, थोड़े असमंजस में, लेकिन मेरे समर्थन में। मेरी ने पुकारा, एलेक्स, रुको। लेकिन मैं नहीं रुका। मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया, सिर ऊंचा करके। हालांकि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। बाहर मेरे पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुमने बिल्कुल सही किया, उन्होंने कहा। तुम्हारी मां को तुम पर गर्व होता। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे गर्व नहीं महसूस हुआ। मुझे गुस्सा आ रहा था, और धोखा भी। और मुझे एक बात साफ हो गई थी, अगर वो मेरी या मेरी मां की तरफ नहीं खड़ी हो सकती तो शायद वो वैसी इंसान थी ही नहीं जैसी मैंने सोचा था। मेरे मन का एक हिस्सा मानता था कि बाहर निकलकर मैंने सही किया, लेकिन दिल का दूसरा हिस्सा यह भी कह रहा था, शायद इतना काफी नहीं था। अगर मैंने चीजों को वैसे ही छोड़ दिया होता तो मेरी और उसका परिवार कहानी को ऐसे मोड़ देते कि मैं ही बुरा बन जाता। वे इसे मेरी संवेदनशीलता या जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया के रूप में पेश करते। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, ये मेरी माँ, उनकी यादों और उन मूल्यों के बारे में था जिनके लिए मैं खड़ा हूं। मैंने गहरी सांस ली और अपने पापा की ओर मुड़ा। मुझे वहां वापस जाना है, मैंने कहा। क्या? मेरी बहन चौंक कर बोली, क्यों? तुम्हें उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मुझे पता है, मैंने कहा उसे देखते हुए, लेकिन मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरी, उसके माता पिता और सबको साफ कर देना है कि अब सब खत्म हो चुका है, हमेशा के लिए। मेरे पापा थोड़ी देर रुके, फिर सिर हिलाया। अगर तुम्हें यही करना है तो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, मैंने सिर हिलाते हुए कहा, यह कुछ ऐसा है जो मुझे अकेले करना है। मेरी बहन जैसे कुछ कहना चाहती थी, पर चुप रह गई। मैं मुड़ा और वापस रेस्तरां की ओर चल पड़ा। मेरा पेट घबराहट से भरा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह स्पष्ट था। मैं वहां कोई तमाशा करने नहीं जा रहा था। मैं वहां सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, दरवाजे की ओर देखते हुए। जब मैं अंदर गया, मेरी अब भी टेबल पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें हैरानी से खुली थीं। उसने मुझे देखा तो खड़ी हो गई। एलेक्स, उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज किया और सीधे कमरे के आगे बढ़ गया, जहां जेम्स और मोना अब भी बैठे थे, खुद पर जरूरत से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। जैसे ही मैं पास पहुंचा, जेम्स ने भौहें चढ़ाईं। शायद उसने नहीं सोचा था कि मैं लौटूंगा। मोना ने वही बनावटी मीठी मुस्कान दी जो वह सारी रात देती आ रही थी। इतनी जल्दी वापस? जेम्स ने व्यंग्य से कहा। मैंने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इसके बजाय मैं पूरे कमरे की ओर मुड़ा। माफ कीजिएगा सभी लोग,
मैंने इतना ऊंचा कहा कि पूरा कमरा सुन सके। कमरे की सरगोशियां तुरंत थम गईं और सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, पर मेरी आवाज स्थिर थी। मुझे कुछ कहना है। मैंने मेरी की ओर देखा, जो अब भी टेबल के पास जमी हुई खड़ी थी। उसके हाथ सामने आपस में भींचे हुए थे। मुझे पता है कि यह समय या जगह नहीं है जिसकी किसी ने उम्मीद की थी, लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद मुझे इंतजार करने की कोई वजह नहीं दिखती। मैंने गहरी सांस ली और कहा, यह शादी अब नहीं होगी। कमरा उफान मार गया। चौंकने की आवाजें, कुर्सियों की खड़खड़ाहट और लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मेरी का मुंह खुला रह गया और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। एलेक्स, नहीं, उसने फुसफुसाया, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। अब कमरा एकदम शांत था, यहां तक कि वेटर्स भी थमे खड़े थे। मैं बाकी मेहमानों की ओर मुड़ा। यह सिर्फ आज की रात के बारे में नहीं है, मैंने कहा। यह उस परिवार के बारे में है जिसमें मैं शादी करके शामिल होने वाला था। एक ऐसा परिवार जो मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी माँ की इज्जत नहीं करता और उन मूल्यों की इज्जत नहीं करता जिनसे मैं बड़ा हुआ हूं। मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता और न ही जीना चाहता हूं। जेम्स ने आखिरकार बोलना शुरू किया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लड़के, उसने घमंड भरे लहजे में कहा। तुम कुछ नहीं के लिए एक अच्छी चीज को फेंक रहे हो। मैं कड़वाहट से हंसा। कुछ नहीं? क्या मेरी मां की बेइज्जती कुछ नहीं है? मुझे नीचा दिखाना कुछ नहीं है? नहीं जेम्स, असली गलती ये शादी करना होती, अपने आप को उस परिवार से बांधना जो मेरे लायक नहीं है। मोना को जैसे रोना आ रहा था, या शायद उसे सिर्फ शर्मिंदगी हो रही थी कि उनका नाटक उल्टा पड़ गया। एलेक्स, उसने कांपती आवाज में कहा, चलो अभी कोई फैसला ना करें। हम कल बात कर सकते हैं जब सब शांत हो जाए। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। अब इस बारे में कल या कभी बात नहीं होगी। ये सब खत्म हो चुका है। मैं आखिरी बार मेरी की ओर मुड़ा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह जैसे समझ नहीं पा रही थी कि चिल्लाए या माफी मांगे। मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया। कमरे में सिर्फ मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, मैंने पीछे से उसकी आवाज सुनी। एलेक्स, प्लीज ऐसा मत करो। मैं एक पल को रुका, दरवाजे पर हाथ रखा, फिर पीछे मुड़कर कहा, मैं कर चुका हूं। उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलना जैसे किसी जख्म पर लगी पट्टी को झटक कर उतार देना था। थोड़ी चुभन जरूर हुई, लेकिन जो एहसास सबसे ज्यादा था वो था राहत। सब खत्म हो गया था। शादी, लगातार मिलता अपमान और उस परिवार में खुद को दूसरा समझने की भावना जिसमें मुझे शामिल होना था, सब कुछ मेरे पीछे छूट गया। अगली सुबह असली तूफान शुरू हुआ। जब मैं जागा, मेरे फोन में लगभग 100 अनपढ़े मैसेज थे। उनमें से ज्यादातर मैरी के थे, कुछ जेम्स और मोना के, और कुछ तो ऐसे रिश्तेदारों के भी थे जिन्हें मैं मुश्किल से जानता था। संदेशों का लहजा विनती से लेकर पूरी तरह कटुता तक था। मैरी के मैसेज माफियों से भरे हुए थे। माफ कर दो एलेक्स, मेरा मकसद तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था, कृपया मुझसे बात करो। जेम्स के मैसेज ज्यादा आक्रामक थे। तुमने हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, तुम्हें इसका पछतावा होगा। और मोना, वो खुद को पीड़िता दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मैरी के साथ ऐसा किया, उसने ये डिजर्व नहीं किया। मैंने इन सबको नजरअंदाज कर दिया। दोपहर तक मैरी मेरे अपार्टमेंट आ पहुंची। मुझे पता था वो आएगी। मैं दिन भर उस पल के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहा था, लेकिन जब वो आई तब भी आसान नहीं था। जब मैंने दरवाजा खोला, वो थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा रोने से सूजा हुआ था। वो अभी भी पिछले रात की वही ड्रेस पहने थी, जैसे सीधे घर जाकर रोते रोते सो गई हो। एलेक्स, उसने बहुत धीमे और कांपती आवाज में कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने बाहें सीने पर बांधी और दरवाजे की चौखट से टिक गया। बात किस बारे में करनी है मैरी? मैंने कल रात सब कुछ साफ साफ कह दिया था। वो ऐसे सकपकाई जैसे मैंने उसे थप्पड़ मार दिया हो, लेकिन पीछे नहीं हटी। मुझे पता है कि तुम नाराज हो और तुम्हें पूरा हक है, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं, हम इसे संभाल सकते हैं। मैंने सिर हिला दिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना?
ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम ठीक कर लें। उसने अपनी आंखें पोंछीं और कांपती आवाज में बोली, मुझे डर लग रहा था, ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। किस बात से डर लग रहा था? मैंने पूछा। अब मेरी झुंझलाहट हावी हो रही थी। अपने माता पिता को नाराज करने से, तमाशा बनने से? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस खड़ी रही, रोती रही, और मैं उसे देखता रहा, किसी एक ऐसे संकेत की तलाश में जो ये साबित कर सके कि उसे सच में समझ आ रहा है उसने क्या किया। लेकिन कुछ नहीं आया। उसकी आंखें फैल गईं और वो एक कदम और पास आई। प्लीज एलेक्स, ऐसा मत करो। हम इसे ठीक कर सकते हैं। मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी। मैं उन्हें माफी मांगने को कहूंगी। बस इसे इस तरह मत खत्म करो। मैंने फिर से सिर हिलाया। ये सिर्फ तुम्हारे माता पिता की बात नहीं है मैरी, ये तुम्हारे बारे में है। कल रात मैंने तुम्हारा असली रूप देखा और अब मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता। मैं इससे बेहतर का हकदार हूं। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर उसका चेहरा टूट गया, जैसे उसे अब असलियत समझ आ गई हो। एक शनिवार दोपहर मैं अपनी माँ की पुरानी यादों वाला बॉक्स साफ कर रहा था। वो एक चीज थी जिसे मैंने उनकी मौत के बाद हमेशा संभाल कर रखा था। उसमें उनकी पसंदीदा नेकलेस, चर्च में पहनी जाने वाली बालियां और एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें मेरी नानी की तस्वीर थी। ये लॉकेट हमारे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था। माँ से बेटी को दिया जाता था। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे दिया था। पहले ये मुझे दिया था और कहा था, एक दिन तुम खुद समझ जाओगे कि इसे किसे देना है। मैंने उसे उस बॉक्स में बहुत संभाल कर रखा था। ये कोई गहना नहीं था, ये मेरी माँ का एक हिस्सा था, हमारे परिवार की कहानी। लेकिन उस दिन जब मैंने बॉक्स खोला, लॉकेट गायब था। पहले मुझे लगा कि शायद मैं कुछ भूल रहा हूं। मैंने पूरा बॉक्स पलट दिया, हर कोना छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। अलमारी, दराजें, फर्श, हर जगह देखा। तभी सच्चाई का एहसास हुआ, किसी ने उसे चुरा लिया था। हाल ही में मेरे अपार्टमेंट में मेरे परिवार और करीबी दोस्तों के अलावा सिर्फ मैरी ही आई थी। मेरा दिल बैठ गया जब मैंने सब जोड़ना शुरू किया। ब्रेकअप के कुछ दिन बाद वो एंगेजमेंट रिंग लौटाने आई थी। जाने से पहले उसने बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। तब मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन अब सब साफ था। मैंने फोन उठाया और उसे मैसेज किया, क्या तुमने मेरी माँ के बॉक्स से लॉकेट ले लिया है? कुछ मिनट बाद उसका जवाब आया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे जरा भी भरोसा नहीं हुआ। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वो लॉकेट जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, अब वो नहीं है। तुम ही आखिरी इंसान थी जो मेरे अपार्टमेंट में आई थी। क्या तुमने उसे लिया? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो पढ़कर मेरा खून खौल गया। मैंने उसे उधार लिया था क्योंकि मैं तुम्हारे करीब महसूस करना चाहती थी। मुझे लगा इससे मैं तुम्हें महसूस कर पाऊंगी। उधार? बिना बताए, बिना पूछे बस ले गई। मुझे उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं हुआ। मैंने तुरंत कॉल किया। जब उसने फोन उठाया तो उसके लहजे में उल्टा गुस्सा था, जैसे वो पीड़ित हो। एलेक्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा। मैं उसे वापस देने वाली थी। बड़ी बात नहीं, मैं चीखा। वो लॉकेट पीढ़ियों से हमारे परिवार में है। ये कोई सस्ती चीज नहीं है जो तुम बस यूं ही उठा लो। तुम्हें लगा भी कैसे कि ये ठीक है? मैं बस तुम्हारे करीब महसूस करना चाहती थी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। बिल्कुल पता चलेगा, मैंने चिल्लाया। वो मेरी माँ की निशानी है और बिना पूछे लेना ये सबसे घटिया हरकत है। अब वो रोने लगी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। वो कहाँ है? मैंने पूछा। मेरे माता पिता के घर पर, उसने रोते हुए कबूल किया। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वहां रख दिया। बस वही आखिरी बूंद थी। तुमने वो चीज चुराई जो तुम्हारी थी ही नहीं, जो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और तुमने उसे अपने घर पर ऐसे रख छोड़ा। माफ करना, उसने फुसफुसाया। माफी से कुछ नहीं होगा, मैंने ठंडी आवाज में कहा। मैं अभी आकर उसे ले रहा हूं। 1 घंटे बाद मैं जेम्स और मोना के घर के सामने खड़ा था। ड्राइव के दौरान मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया था। जब मैंने दरवाजा खटखटाया,
मोना ने खोला। उसका नकली मुस्कान भरा चेहरा जैसे ही मेरी शक्ल देखी गायब हो गया। एलेक्स, उसने सावधानी से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं अपनी मां का लॉकेट लेने आया हूं, मैंने सीधे कहा। मेरी ने कहा वो यहां है। मोना के चेहरे पर झुंझलाहट और हैरानी आ गई। मेरी ने लॉकेट लिया था? क्यों? बस मुझे वो दे दीजिए, मैंने बीच में रोक दिया। उसने आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन अंदर आने दिया। कुछ मिनट बाद मेरी नीचे आई, लॉकेट हाथ में लिए। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सूजा हुआ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं बस वो लॉकेट देख रहा था जो उसके हाथों में ऐसे लटक रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं। ये लो, मैंने उसे झपट लिया और ध्यान से देखा। वही था। जब यकीन हो गया, मैंने उसे जेब में डाला और जाने के लिए मुड़ गया। एलेक्स, रुको, उसने जल्दी से कहा। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, मैं बस। बचाव मत करो, मैंने कहा, उसे बीच में ही काटते हुए। तुमने मुझसे चुराया, मेरी मेरी मां से। जो पहले हुआ वो कम नहीं था। वो फिर से रोने लगी, लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। मैंने दरवाजा खोला और जोर से बंद कर दिया। उसके बाद के दिनों में मैंने मेरी का नंबर ब्लॉक कर दिया, उसके सारे मैसेज डिलीट कर दिए और उससे संपर्क का हर रास्ता बंद कर दिया। मैं उसके, उसके परिवार और उस ड्रामे से पूरी तरह तंग आ चुका था। शादी तोड़ना मुश्किल था, लेकिन ये अंतिम निर्णय था। और जितना थकाने वाला था, उतना ही ये एक तरह से क्लोजर भी था। मैंने खुद के लिए, अपनी मां के लिए और उन मूल्यों के लिए खड़ा हुआ जो उन्होंने मुझे सिखाए थे। मुझे पता था मैंने सही फैसला लिया है, और बहुत लंबे समय बाद मैं, एलेक्स, शांत महसूस कर रहा था।